विधानसभा का सत्र आहूत करने को लेकर चल रहा घमासान भले ही खत्म हो गया, लेकिन सवाल है कि क्या मौजूदा घमासान खत्म हुआ है? फिलहाल तो खामोशी है, लेकिन सियासत बाकी है। लेकर राजभवन और सरकार के बीच बनी तकरार की स्थिति देर रात खत्म हो गई। इस बीच राज्यपाल ने रात को ही 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। घमासान खत्म, सत्र आहूत, मरुधरा पर भारी महाभारत। सत्र पर क्या खत्म हो गई सियासत? गवर्नर साहब ने अब डेट दे दी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। यदि कोई भी आदमी सरकार के बहुमत को चुनौती देगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कई दिनों की तकरार के बाद विधानसभा सत्र पर आखिर मुलाकात से ही बनी बात। विधानसभा सत्र बुलाने का मामला 24 जुलाई से शुरू हुआ। सीएम और राजभवन के बीच खुलकर बयानबाजी हुई। प्रेम पत्र आ चुका पहले से ही, अब तो खाली मैं जा रहा हूँ उनके साथ चाय पीने के लिए कि भाई आपने प्रेम पत्र तीसरी बार भेज दिया, आप चाहते क्या है बता दीजिए। राजभवन में घेराबंदी हुई। संवैधानिक मर्यादाओं की दुहाई दी गई। हमारा अनुरोध है राज्यपाल महोदय से, अपनी आत्मा की आवाज सुने, लोकतंत्र के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको पूरा करें। लेकिन बात तब बनी जब बुधवार को पीसीसी दफ्तर से सीएम अशोक गहलोत सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। करीब 15 दिनों से चल रहे इस महाभारत के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि सत्र पर आखिर कैसे बनी बात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद गहलोत कैबिनेट 31 जुलाई की जगह 14 अगस्त को सत्र बुलाने पर राजी हुई। 14 अगस्त की तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित हुआ और 14 अगस्त की तारीख को विधानसभा सत्र बुलाने पर राजभवन ने भी सहमति दे दी। आइए अब आपको बताते हैं सत्र पर 24 जुलाई से शुरू हुई सियासत की डायरी। सबसे पहले 24 जुलाई को सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल ने 6 सवालों के साथ सीएम को पत्र लिखकर जवाब मांगा। 26 जुलाई को सत्र बुलाने के लिए दूसरी बार प्रस्ताव राजभवन भेजा गया तो 27 जुलाई को राज्यपाल ने सत्र बुलाने संबंधी याचिका फिर वापस कर दी। 28 जुलाई को सत्र बुलाने का तीसरा प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें 31 जुलाई को सत्र बुलाने का जिक्र किया गया तो 29 जुलाई को राजभवन ने तीसरी बार फाइल लौटा दी और 21 दिन वाली शर्त पर राजभवन कायम रहा। 29 जुलाई को राज्यपाल से मिले सीएम अशोक गहलोत। 29 जुलाई को ही गहलोत कैबिनेट ने 14 अगस्त का प्रस्ताव राजभवन भेजा और देर रात चौथी बार कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन ने भी सहमति दे दी और 30 जुलाई को विधानसभा सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। संशोधित प्रस्ताव भेजकर यह तय हुआ कि कम से कम जो दूसरा प्रस्ताव था उससे 21 दिन का वक्त दिया जाएगा और इसी फार्मूले पर अब सहमति बनी, जिसके बाद ये तकरार खत्म हो चुकी है। यानी सत्र पर चल रहा घमासान फिलहाल तो थम ही गया है, लेकिन सवाल है कि क्या मरुधरा की सियासत यहीं खत्म हो जाएगी? विधानसभा से सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी विधायकों को 14 तारीख को 11 बजे विधानसभा सत्र आहूत करने की सूचना देने के साथ विधानसभा की अधिसूचना भी भेजी गई है। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और आज एक बार फिर सीएम गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर चुन चुनकर वार किए। उन्होंने कहा बीजेपी साजिश कर रही है, जनता बीजेपी को कभी भी माफ नहीं करने वाली है। और सीएम गहलोत ने आगे कहा कि नाम आने के बाद भी बीजेपी में जिन पर आरोप लग रहे हैं उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी में नहीं जाएंगे तो क्या वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे। यहां वो बागी विधायकों की बात कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा
इसका मतलब ये लोग पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। अगर नाराजगी है तो पार्टी फोरम पर बात करें। सरकार गिराने के बजाय जनता की सेवा करना चाहिए। साथ ही सीएम गहलोत ने बताया कि पीएम मोदी को उन्होंने फोन पर पूरी जानकारी दी है। हालांकि पूरा खेल बीजेपी खेल रही है। राजस्थान में साजिश सफल नहीं होगी, इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमारे खुद के पार्टी को नेताओं ने जगह ले रखा था, उसके माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। सबको मालूम है, सबको मालूम है। इरादे क्या सबको मालूम है। कहते हैं हम, कई लोग कहते हैं हम बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी नहीं जाओगे, थर्ड मोर्चा बनाओ, तीसरी पार्टी बनाएंगे। जो षड्यंत्र किए गए हैं, इसके मायने आप कांग्रेस छोड़ रहे हो वॉलंटरली। तो कानून के लिए क्या कहता है, वो संविधान में कानून में लिखा हुआ है। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप में राजस्थान पर हमला किया गया है, राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ हमारी एकजुटता है। सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने पहली किस्त ली है। कहीं हो सकता है कि लोगों ने किस्त नहीं ली हो। मैं चाहूंगा उनको वापस आना चाहिए। इसलिए आज बताइए, देश का दुर्भाग्य देखिए आप, 2 बार इस देश की जनता ने लगातार पंडित नेहरू के बाद में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है। और इस देश के अंदर लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई है, चुनी सरकारों को जो तोड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि जनता इनको माफ नहीं करेगी। ये जो हालात बना रखे हैं बीजेपी ने, बीजेपी को जनता माफ नहीं करेगी। और जितने बयानबाजी कर रही राजस्थान के नेता लोग, ये छिप के जाते दिल्ली। इनको पूछो, जब आप षड्यंत्र में शामिल नहीं हो तो आपको छिपके जाने की जरूरत क्या है दिल्ली के अंदर। जब बीजेपी मर्द करवा रही है, वो तो 4 टीडीपी के 4 मेंबर पार्लियामेंट को राज्यसभा के अंदर रातों रात मर्द करवा दिया। राज्यसभा के अंदर वो तो मर्द सही है। और राजस्थान के 6 विधायक मर्द करके कांग्रेस में वो मर्द गलत थे। तो फिर बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा कहाँ गया, मैं पूछना चाहता हूँ। वहीं सीएम ने सत्र में फ्लोर टेस्ट के संकेत भी दिए हैं। सदन में कोरोना पर भी चर्चा होगी, ये कहा। साथ ही कहा कि कार्य सलाहकार समिति कामकाज तय करेगी। अगर हम जाएंगे असेंबली के अंदर, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती बिजनेस को, वहाँ फ्लोर टेस्ट होना है, कोरोना की बात करनी है, या हमें आर्थिक स्थिति, जो स्थिति बनी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोरोना के लॉकडाउन के बाद में, उस पर बात करनी है। तमाम बातें हम लोग करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि उन्होंने संविधान के मुताबिक काम किया। उन्होंने किसी भी तरह से मतभेद से इनकार किया। न्यूज 18 के नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू ने ईमेल के जरिए राज्यपाल का इंटरव्यू लिया। देखते हैं क्या हाइलाइट्स रहीं। सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति देने में इतनी देर क्यों हुई? संविधान में प्रदत्त नियमों के अनुरूप सत्र बुलाने के लिए राज्य सरकार को बार बार निर्देशित किया गया था। क्या कोरोना के चलते सत्र बुलाने में देरी हो रही थी? आपने सरकार को कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या कुछ निर्देश दिए हैं? मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध था कि कोरोना से बचाव के लिए सतत प्रयास करें। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि राजस्थान में गवर्नर का संविधान कुछ और है, एमपी में गवर्नर का संविधान कुछ और था। राजस्थान में 21 दिन की पूर्व सूचना पर ही सत्र बुलाने की अनुमति, जबकि एमपी में रात 1 बजे चिट्ठी लिखी जाती है और 6 घंटे के अंदर सुबह 10 बजे सत्र बुलाने का निर्देश मिल जाता है।
भारत राष्ट्र का संविधान एक है, मैं संविधान के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूं। आपकी कई बार सीएम गहलोत से मुलाकात हुई, उनको आपने क्या आश्वासन दिया था? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती रहती है। प्रदेश के विकास, कोरोना वैश्विक महामारी जैसे अनेक विषय हैं जिन पर मुख्यमंत्री जी से चर्चा होती रहती है। क्या ये सत्र राज्य सरकार ने विश्वास मत का हवाला देकर बुलाया है? सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव में राज्य सरकार ने इस संबंध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। कोरोना महामारी राज्य के साथ पूरे देश में फैली हुई है, फिर आखिर किस दबाव में आपने सत्र बुलाने का फैसला किया? विधानसभा के सत्र बुलाए जाने की परंपरा निर्धारित है। सत्र संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही बुलाने का फैसला किया। क्या सत्र के शुरुआत में ही राजस्थान सरकार को बहुमत साबित करना चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस के ही कई विधायकों ने गहलोत सरकार का साथ छोड़ दिया है, आपको नहीं लगता कि गहलोत सरकार अल्पमत में है? राज्य सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एक बड़ी खबर है इस वक्त सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी हुई। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। रिया ने कहा कि उन्हें हत्या और रेप की धमकियां मिली हैं। उन्होंने ये माना कि सुशांत के साथ लिव इन में वो थी, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो तमाम आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि सुशांत कई दिनों से डिप्रेशन में था। ये बड़ा बयान अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती का। और सुशांत सुसाइड केस में नए खुलासे हो रहे हैं। आज दिन भर इस मामले को लेकर हलचलें चलती रहीं। पटना से मुंबई होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस केस में ईडी की भी एंट्री हुई। आपको बता दें कि सीबीआई जांच की जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को उनका काम करने दें, साथ ही याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुशांत के पिता ने कैविएट दाखिल की, तो ईडी ने सुशांत की एफआईआर की डिटेल्स मांगी हैं। सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप है और ये आरोप लगा है उनके दोस्त रिया चक्रवर्ती पर। वहीं सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग में अब महाराष्ट्र बीजेपी भी शामिल हो गई है। बीजेपी नेता आशीष सेलार ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और पूछा कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कहा कि ये खुदकुशी नहीं हत्या है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि ये सुसाइड नहीं हत्या है, इसके 26 सबूत मौजूद हैं। इधर सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। जैसे जैसे बिहार पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवालों का घेरा कसता जा रहा है। जांच के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का कौन सा सच सामने आता है, इस पर हर किसी की नजर है। कल तक जो करती थी सीबीआई जांच की मांग, जांच शुरू होते ही बदल गए उसके सुर। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने 16 जुलाई को ट्वीट कर सुशांत सुसाइड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी, लेकिन पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद जैसे ही जांच के लिए बिहार पुलिस मुंबई पहुंची, रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस अच्छी लगने लगी। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर मामले की जांच मुंबई में ही कराने की मांग कर दी। रिया चक्रवर्ती के इस बदले स्टैंड पर सवाल उठने लगे हैं। अब जब हमने पटना में पिटीशन डाल दिया, एफआईआर दर्ज करा दिया, तो अब ये कह रहे हैं कि मुंबई को ट्रांसफर किया जाए। आप बताइए, जब शुरू से इनको मुंबई पे विश्वास नहीं था, तो ये आज अगर पिटीशन इनको डालना ही था तो पटना से बोलती कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह के सवाल जायज भी हैं, क्योंकि जो लड़की कल तक अपने को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड बताते हुए गृह मंत्री से सीबीआई जांच की गुहार लगा रही थी, वो जांच शुरू होते ही डर क्यों गई? खैर, अब इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है। कैविएट याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि कोर्ट बिना उनके पक्ष को सुने कोई आदेश जारी न करे। उन्होंने हमको पार्टी नहीं बनाया है, तो अब हमको इम्प्लीमेंट डालना पड़ रहा है, तो इम्प्लीमेंट डलवा रहे हैं उसको। कहा कि ये तो बहुत गलत है, उन्होंने पार्टी हमको बनाना चाहिए था, हम ही ने, हमारे एफआईआर है, पार्टी हम ही को नहीं बनाया। रिया चक्रवर्ती की तरफ से मामले को घुमाने की लगातार कोशिशें जारी हैं, फिर भी उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। एक तरफ ईडी ने मुंबई पुलिस और पटना पुलिस से सुशांत सिंह राजपूत मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी है, ये देखने के लिए कि क्या अवैध तरीके से 17 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, और अगर ये लेन देन अवैध पाया जाता है तो फिर इसकी जांच ईडी शुरू कर देगी। दूसरी तरफ पटना पुलिस ने बैंक पहुंचकर सुशांत के बैंक खातों की जानकारी हासिल की। हाँ, सब हम लोग ले रहे हैं। आपने सब ले लिया सर, ये बता इसके आगे आपको अभी ले रहे हैं। ओके, तो आपसे यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक से सारे डॉक्यूमेंट अभी ले रहे हैं हम लोग, वो अपना डाटा निकलवा रहे हैं। देखना होगा कि जांच की गति तेज होने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच कब तक सामने आ पाता है, और अगर रिया चक्रवर्ती दोषी है तो उस पर शिकंजा कब तक कसता है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर है, सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल पहुंची और डॉक्टर अरूप बसु की टीम की निगरानी में फिलहाल उनकी देखरेख की जा रही है। बड़ी खबर, सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई है। रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल पहुंची, डॉक्टर अरूप बसु की टीम की निगरानी में उनकी देखरेख चल रही है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं आतंकी हमले के मिले इनपुट के बाद अयोध्या में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रामलला के मंदिर के भूमि पूजन की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, अयोध्या ही नहीं पूरे देश में उत्साह का माहौल है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सब बेसब्री से राम मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक लम्हे का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ मंदिर की नींव रखकर देशवासियों के इंतजार को खत्म कर देंगे। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे के लिए सुरक्षा का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। खासतौर पर आतंकी हमले के इनपुट के मद्देनजर अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या के आसपास के हर जिले को सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष निगरानी के लिए स्नीफर डॉग तैनात किए गए हैं। राम जन्मभूमि परिसर में पीएम मोदी के हर रास्ते में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा का दायरा बढ़ाकर 7 जोन में कर दिया गया है। यही नहीं, पीएम मोदी के अयोध्या आगमन के लिए 2 अस्पतालों को सेफ हाउस में तब्दील किया जाएगा। इनमें सरकारी श्री राम अस्पताल और फैजाबाद जिला अस्पताल सेफ हाउस होंगे। दोनों अस्पतालों में स्पेशल डॉक्टरों की टीम होगी। इसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन और एनेस्थेसिस्ट शामिल होंगे। अस्पताल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और लग्जरी एम्बुलेंस भी होंगे। सुरक्षा के हाई अलर्ट के बीच भूमि पूजन के इस भव्य कार्यक्रम के लिए अयोध्या की तस्वीर बदली जा रही है। घाटों की साफ सफाई से लेकर शहर की दीवारों पर रंग रोगन किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस रोड से जाएंगे वहां के भवनों पर पेंटिंग और राम कथा के प्रसंगों का चित्रण किया जा रहा है। मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर जारी है। प्रशासन भूमि पूजन समारोह के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसके मद्देनजर रोज बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।